विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय कुमार यादव, आचार्य ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयाग से अर्थशास्त्र के विषय आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसकी परीक्षा आपकी कल होने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिख रहा है। पूर्णांक 100 है, समय 3 घंटे 15 मिनट। इसके अंतर्गत प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। पहले तो लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्नों को देखना है, उनको समय से करना है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका केवल सही उत्तर चुन करके आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 24 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपका, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई? सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गॉसेन, फ्रेडरिक, मार्शल और फ्रेजर। इसमें से जो आपका आंसर सही है वो है आपका गॉसेन। गॉसेन। इसी प्रकार से आपका सेकेंड एमसीक्यू है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थिर लागत, सीमांत लागत, अवसर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो वस्तु एवं सेवा कर आपका परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्न में से कौन सी दशा है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका, औसत आय बराबर सीमांत आय, ये बिल्कुल सही है। एमसीक्यू नंबर 4, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण गलत है? तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, एपी इक्वल टू क्यू टी पी डिवाइडेड बाई एल, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यदि पूर्ति बेलोचदार है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से इलास्टिटा इक्वल टू 0, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था? तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम था वो आपका था, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो डी है, 1929 से लेकर के 30 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती है। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में क्रॉकरी, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित, यानी कि सभी शामिल होती हैं। आपका आंसर घ यानी कि उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोग आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें, नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावटें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। तो इसमें से जो आपका आंसर है 8th का वो है ए, सकल घरेलू उत्पाद माइनस आपकी घिसावटें। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, अनिष्ट हस्तांतरण, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, ये सभी बिल्कुल आपके, यानी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 3, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल सही हैं। एमसीक्यू का आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है। तो गैर योजनागत व्यय में हम लोग अपादान, रक्षा सेवाएं, वेतन और पेंशन सभी को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जो दिया गया है डी, ये बिल्कुल सही है। तो ये था अभी तक आपका एमसी क्वेश्चन जो आपके 10 नंबर के थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको हमने बताया था कम से कम 30 शब्दों में देना है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो औसत आय की गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग देश की कुल आय, ठीक है ना, तो औसत आय की गणना करने के लिए देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। यानी जीडीपी को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें औसत आय मालूम हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा, यानी कि अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब उस प्रणाली से है जिसके जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बाजार जो है उत्पादन और वितरण को विनियमित करने के लिए कीमतों को इस्तेमाल करता है, और बाजार समाज में व्यापार, वितरण और संसाधन के आवंटन को भी संभव बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक आम जनता को बैंकिंग सेवाएं देने वाला वित्तीय संस्थान है। ये बैंक लोगों को और कारोबारियों को बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं देते हैं, और वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ये लोगों को ऋण भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्फीतिक अंतराल को परिभाषित करें। अस्फीतिक अंतराल वह अवधि है जब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें लगातार अस्फीति बनी रहती है। यानी इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती रहती हैं, इसके कारण मांग में कमी, आपूर्ति में वृद्धि और मुद्रा की आपूर्ति में कमी बनी रहती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। यानी जो आपकी बचत को निर्धारित करते हैं, तो बचत को निर्धारित करने वाले तत्व में जैसे आपकी आय हो गई, खर्च, लक्ष्य, बचत की आदत, बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता और बचत करने की सुविधाएं, और साथ ही साथ अनुकूल परिस्थितियां भी बचत करने के तत्व को निर्धारित करती हैं। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के 3 बिंदुओं का वर्णन करना है। आपकी जो भारत की समय की वर्तमान मुद्रा प्रणाली है उनके 3 बिंदु हैं। तो भारत में बैंक नोट और सिक्के दोनों प्रकार की मुद्राएं इस समय प्रचलित हैं, और भारतीय मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही साथ भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली में डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17,
केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जो देश की मुद्रा और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाला एक मौद्रिक प्राधिकरण कहलाता है। इसके जो मानात्मक उपकरण है उसके अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, नोट जारी करना, ऋण नियंत्रण और विनिमय दर नीति इसके अंतर्गत आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का वर्णन इसके अंतर्गत हमको करना है। ठीक, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष थे आपके, यानी कि पहले तो वस्तु विभाजन में कठिनाई होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत माल के भंडारण में भी कठिनाई होती थी और साथ ही साथ क्रय शक्ति संचय में भी कठिनाई उत्पन्न होती थी। लघुत्तरी प्रश्न, नंबर, मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। मांग यानी कि डिमांड। तो मांग का अर्थ, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ किसी माल या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता जो है कि विभिन्न कीमतों पर खरीदता रहता है। उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदता रहता या खरीदने को तैयार है। और मांग का नियम यह भी कहता है कि किसी वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि इसके लिए अन्य चीजों को समान रहना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, कुल आय को, जो आपकी कुल आय है इसको बताना है। तो कुल आय वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम लोग ब्याज, किराया, लाभांश और व्यापार से होने वाली आय को भी हम लोग शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत जितनी भी राशि को जोड़ लिया जाता है तो वो कुल आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कई छोटी छोटी फर्मों के बीच जो है कि प्रतिस्पर्धा रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत छोटी छोटी फर्मों के बीच प्रतियोगिता रहती है। फर्में इसके अंतर्गत स्वतंत्र हैं आने और जाने के लिए, जबकि एकाधिकार में बाजार पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, वही कीमत और पूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का मूल्य निर्धारण कम रहता है, और जबकि एकाधिकार में बाजार का में जो मूल्य चल रहा है या कीमत चल रही है वो ज्यादा होती है आपकी। नेक्स्ट है, सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य बताइए। सरकारी बजट के 3 उद्देश्य। तो सरकारी बजट जो होता है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, सामाजिक कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए तैयार किया जाता है, और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकारी बजट का निर्माण किया जाता है। यानी सरकारी बजट के ये उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतराल के किन्हीं 4 अंतरों को बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो स्फीतिक अंतराल मांग में अधिक को बताता है। जो आपका स्फीतिक अंतराल है ये मांग में अधिक को बताता है, जबकि जो आपका अस्फीतिक अंतराल है वास्तविक मांग और पूर्ण रोजगार के लिए जो जरूरी मांग है उसको ये बताता है आपका। ठीक, इसके बाद है स्फीतिक अंतराल कीमतों में बढ़ोतरी को बताता है, जबकि अस्फीतिक अंतराल जो वास्तविक मांग को पूर्ण रोजगार के लिए जरूरी मांग से कम को बताता है। इस प्रकार से आप इसके अंतर्गत 4 अंतर को बता सकते हैं। मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य यहां पर आपको बताना है। तो मुद्रा के विभिन्न कार्य हैं, जिनमें से कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, अस्थगित भुगतान का आधार, साह का आधार और राष्ट्रीय आय का वितरण, ये मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद जो 25, 26 और 27 नंबर ये आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। ठीक, इनका आंसर आपको 300 शब्दों में देना है। तो पहला दिया गया है उपभोक्ता संतुलन से क्या
आशय है तटस्थ वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित है। उस सीमित आय में वो विभिन्न वस्तुओं से अपनी संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, यानी अपनी आय को वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके संतुष्टि प्राप्त करता है, उसके अंतर्गत बताना है। और तटस्थ वक्र की सहायता से आपको उपभोक्ता संतुलन, इसके अंतर्गत आपको एक डायग्राम, एक डाटा लेना है। डाटा लेने के बाद डायग्राम बनाना है। इसके अंतर्गत आप एक बजट रेखा या कीमत रेखा का भी वर्णन इसके अंतर्गत करके आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद है आपका इसी में अथवा दिया है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। तो यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार आपके हैं एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो 3 बाजारों का वर्णन इसके अंतर्गत आपको करना है। अभी हमने नाम बताया है आपको। तो तीनों बाजारों का वर्णन इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकार बाजार का वर्णन इसके अंतर्गत आपको करना है। ठीक है। फ्लक्स की प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि को समझाइए। तो जो फ्लक्स की प्रतिशत या आनुपातिक विधि है उसके अंतर्गत आपको मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन के बारे में यहां आपको इसके अंतर्गत समझाना होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर का 27 नंबर है। औसत और सीमांत लागत में संबंध रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको औसत और सीमांत लागत के संबंध को बताना है और उसके बाद उसको एक डायग्राम यानी एक डाटा के द्वारा, आपको रेखा चित्र के द्वारा उसको फिर समझाना पड़ेगा। तो औसत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है तो औसत लागत हमारी क्या हो जाती है, एकदम न्यूनतम हो जाती है। और जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत हमारी घटती जाती है। और जब सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है तो औसत लागत हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है। अब इसके बाद है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको बताना है। ठीक है ना। तो आय में परिवर्तन, एक व्यक्ति की आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग घट रही है, बढ़ रही है या उसकी मांग स्थिर है, इसके प्रभाव को समझाना है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको जानकारी दी गई है। इस पेपर के माध्यम से आपको बहुत से प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं, जिसके लिए कल के अर्थशास्त्र के पेपर के लिए छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।